आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी ने नस्ला टावर पर होने वाले लाठीचार्ज की मजम्मत की। कहते हैं कि एनओसी लेने के बाद भी ये हाल होना है तो हम क्या करें। SBCA अदालत में मौकिफ रख ही नहीं पा रही। कराची के बाद दीगर शहरों में भी काम बंद कर देंगे। कुछ समझ हमें भी नहीं आ रहा कि ये क्या चाह रहे हैं और किस तरीके से चीज़ें आगे चलेगी। हम तो कह रहे हैं कि प्रोसीजर अच्छा किया जाए। हमारा तो कहना है कि कोई ऐसा इदारा बताए जहाँ से अप्रूवल्स हो, ये करप्शन ख़त्म हो, ये माहौल अच्छा हो, ताकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल दूसरे फेडरल गवर्नमेंट के इदारे अपने आप को डिफेंड कर सके कोर्ट में। जब आप कोर्ट में डिफेंड नहीं करते तो ये हाल हो रहा है। और खुदारा कोई ऐसी विंडो क्रिएट करे ताकि लोगों को हम वो चीज़ आसानी से डिलीवर कर सके जो एंड यूज़र है। अगर हमारी एनओसी हमारी चीज़ें लेने के बाद भी सही नहीं तो एनओसी की ज़रूरत नहीं हो। हमारा लायामल यही है कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो काम अभी बंद कर दिया है, मजीद बंद कर देंगे। कराची शुरू किया है, कल हैदराबाद करेंगे, सखर करेंगे, मजीद ये एहतजाज हम रोज करेंगे। हम लोगों को बताएंगे कि ये क्या हो रहा है। हाफिज नईमुर रहमान को नस्ला टावर की हिमायत गले पड़ गई। बोला मुझे भी सुन लिया जाए। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए हाफिज नईम को बोला कि आप कौन है, क्या इंटरेस्ट है आपके, यहाँ से बाहर जाकर तकरीरें करें, यहाँ सियासत नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को 1 हफ्ते में बिल्डिंग गिराने का हुक्म देते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल अहमद। कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच की नस्ला टावर गिराने के मामले पर समाअत। हाफिज नईमुर रहमान का सिर्फ ये बोलना कि मुझे भी सुन लिया जाए। चीफ जस्टिस बरहम हो गए, कहा यहाँ कोई सियासी तकरीर की इजाजत नहीं देंगे। चीफ जस्टिस फिर भरम हो गए, पूछा कि आप कौन हैं, क्या इंटरेस्ट है आपका इस बिल्डिंग से। जुल्म ही रहेगा, कोई हुकूमत करे तो जुल्म ही रहेगा, कोई रियासत करे तो जुल्म ही रहेगा। इसको कोई भी अदल नहीं कह सकता और कोई भी इसको इंसाफ नहीं कह सकता। डंके की चोट पर बात की है, अंदर भी की है, बाहर भी कर रहा हूँ। मुझे तो जस्टिस साहब ने कहा कि आप बाहर जाकर गुफ्तगू तकरीर करें, मैं उनका एहतराम करता हूँ, तकरीर कर रहा हूँ और उनके पास अगर कोई जवाब मौजूद हो तो वो उसके लिए भी तैयार हूँ। जमात इस्लामी के रहनुमा ने शिकवा किया कि कराची से तमाम गैर कानूनी इमारतें मस्मार की जाएं, लेकिन जिन लोगों की जायज रकम लगी उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। अपनी जमा पूंजी लगाई हो उसके खिलाफ, उसके लिए जो फैसला हो वो एम्बिग्यूटी वाला फैसला हो, जिसमें कहा जाए बिल्डर से पैसे ले लो। मैं एक मरतबा फिर आपसे कहता हूँ कि चूंकि हमने वादा किया था, हम पहुंचे हैं, हमने उनका मुकदमा लड़ा है। एक बार नहीं, कम से कम 5 बार मैंने ऑनरेबल जस्टिस के सामने ये बात कही कि आप इनकी कंपनसेशन को इंश्योर करें। लेकिन अभी आपको बराह रास्त लिए चले, खुर्रम शेरजमान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें। टावर का कहीं भी नहीं लिखा हुआ था, पूरी करारदाद में लिखा हुआ था कि जितनी 2 नंबर इनके काम हुए हैं पूरे सूबे सिंध में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, उन सबको जो है ना इनको ग्रीन चिट दे दी जाए। हम कैसे गुनाहगार बन जाए उस काम के अंदर। हमने कहा आप केस टू केस लेकर आए, अब नस्ला का नाम लेकर आए। हम नस्ला को रेगुलराइज कराने के लिए हम सबसे पहले आगे खड़े होंगे, लेकिन अपने 2 नंबर कानून, 2 नंबर करतूत सारे सालों से जो आपने किए हैं उसको पास करवाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। हम नहीं होंगे। केस टू केस सजा जो है स्टडी की जाए। कितने सारे प्लॉट हैं जिन पे इन्होंने कब्जे कराए हुए, कितने सारे प्लॉट हैं जो 10-10 दफा 12-12 दफा जो ट्रांसफर हुए हैं, उसकी करारदादें लेकर आ रहे हैं, लेकिन नस्ला टावर की करारदाद वो असेंबली में नहीं लेकर आए। मैं वंस अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मैं वजीर आजम साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वजीर आजम साहब, सूबे सिंध के अंदर इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, सूबे सिंध के अंदर जो इस वक्त लूट मार चल रही है, सूबे सिंध के अंदर जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की गुंडागर्दी चल रही है, वो अब सिंध के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं तो जाती तौर पे इस बात पर जो है ना यकीन रखता हूँ कि सूबे में अभी कम से कम 6 महीने का गवर्नर रूल लग जाना चाहिए और कोई रास्ता नहीं है इस पीपल्स पार्टी को सीधा करने का। आप मुझे बताएं, वो लोग जो टैक्सेस पे करते हैं वो सामने जख्मी बैठे हुए, उनको डंडे मारे, उनके सर फाड़ दिए। जो कराची आज पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, वो बिल्डर जो टैक्स पे कर रहे हैं उनको मारा जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि पूरी साजिश है ये वजीर आजम के खिलाफ। ये वजीर आजम इमरान खान एक तरफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ सिंध हुकूमत जो है वजीर आजम की इस पॉलिसी के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि जो बिल्डर्स का काम है, जो कंस्ट्रक्शन का काम है, वो सूबे सिंध के अंदर, कराची के अंदर खत्म हो जाए, बेरोजगारी यहाँ पे बढ़ जाए,
ताकि और ज्यादा किसी न किसी तरीके से ये वजीर आजम के ऊपर इनको तनकीद करने के बहाने मिले, और इसके अलावा कोई बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ आज यहाँ पर खड़े होके कि बिलावल हाउस के इर्द गिर्द जितने भी घर हैं, 200 से 250 घर हैं जो आसिफ अली जरदारी के हैं, वो 200-250 घरों में से दे दे 50-60 घर नस्ला टावर के रेजिडेंट्स को। इनको क्या फर्क पड़ता है? खरबों पत्ती हैं ये, हम आपको देते हैं। 28 MPAs हैं, 28 फ्लैट आप जो MPAs के हैं, जो इस वक्त 5 स्टार रेजिडेंसी बनी है, वो 28 फ्लैट हमारे से लेके इनको मालकाना हकूक देके नस्ला टावर के रेजिडेंट्स को आप दे दें। इनको कौन कॉम्पनसेट करेगा? कौन पैसे देगा नस्ला टावर के रेजिडेंट्स को? खून पसीने की इनकी मेहनत, लोगों ने उधार लेके अपने घर बनाए, लोगों ने कर्ज लेके अपने घर बनाए, अपने जेवर बेच के कर्ज जो है चीफ जस्टिस साहब ये इन्होंने घर बनाए। हमें नहीं समझ में आ रहा चीफ जस्टिस साहब कि आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि ये इनका कसूर नहीं है। आपको मस्मार करना है, आप करें मस्मार डीजी को, उस वक्त का जो डीजी था सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, जितने डायरेक्टर्स हैं उनको मस्मार करें, उस वक्त का जो मिनिस्टर था उसको मस्मार करें। ऐसी मिसाल कायम करें चीफ जस्टिस साहब कि किसी के अंदर जुर्रत ना हो उस कागज के ऊपर साइन करने की, अगर वो प्लॉट इलीगल है तो। बिल्डर को क्या पता कि वो प्लॉट लीगल है या इलीगल है? बिल्डर को जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने फीस ले ली, उसको NOC दे दी, तो बिल्डर ने तो वो अपार्टमेंट बनाना है। अब कराची के रिहायशी वो कौन से दरवाजे पे जाएं? PTA रहनुमा खुर्रम शेर जमान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि अदालतों में पेश होना सजा नहीं होती। सिंध हुकूमत के पास मुतासरीन की आबादकारी के पैसे नहीं हैं। अदालत से बहरिया टाउन वाले पैसे मांगे थे मगर नहीं मिले। नहीं, मैं तो यार देखें, अदालतों में जाना कोई सजा तो नहीं करना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खुद अपने कई ऑर्डर्स हैं जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है, हुकूमत को कहा है कि जो रेलवे का था उसमें भी ये कहा कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से रीसेटल करें, अच्छी तरह से आबादकारी करें। यार देखें, अगर कोई इंसानी अलमिया जन्म लेता है और शहर में लोग बेचारे बेघर हो जाते हैं लाखों की तादाद में, तो फिर मेरा ख्याल है कि मेरा ज़मीर गवाह नहीं करेगा कि मैं ऐसा नहीं रहता। सिंध असम्बली में अपोजिशन के शदीद एहतजाज और हंगामा आराई के बावजूद बल्दियाती निज़ाम का तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन ने बिल को काला कानून करार दे दिया। सिंध असम्बली का इजलास 1.5 घंटे ताखीर से डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी की सदारत में शुरू हुआ। इजलास में नासिर हुसैन शाह ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल पेश किया तो PTI, MQM, GDA समेत अपोजिशन ने शदीद हंगामा आराई की। अपोजिशन अरकान ने पोस्टर उठाकर स्पीकर ड्राइस के सामने एहतजाज भी किया और काला कानून नामंजूर के नारे भी लगाए। ताहम अपोजिशन और हुकूमती अरकान के शोर शराबे के दौरान लोकल गवर्नमेंट बॉडीज तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल मंजूर होने पर वजीर बल्दियाती नासिर हुसैन शाह ने दावा किया कि बिल मंजूरी के दौरान ऐवान में बैठे किसी मेंबर ने इसकी मुखालफत नहीं की। नए बिल की मंजूरी से मेट्रोपॉलिटन सिस्टम में इजला खत्म करके टाउन निज़ाम मुतारिफ करवाया गया। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को 1 दिसंबर तक हल्का बंदियों के लिए एदाद शुमार और बल्दियाती कानून फराहम करने की डेडलाइन दी हुई है। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने दावा किया है कि चोर दरवाजे से बिल पेश किया गया। इजलास शुरू होने तक किसी को बिल की खबर नहीं थी। उन्होंने अगली हुकूमत ज्वाइंट ऑपोजिशन की होने की पेशगोई कर दी है। कल रात को हमें पता चला कि मीडिया के जरिए कि जो कोई बिल लेके आ रहे हैं, फिर एजेंडा आया, हमारे पास बिल कहीं नहीं था। हम गए इजलास में, हाउस में पहुंचे तो देखा किसी की टेबल पर भी नहीं था। 3:10 पे हसनैन साहब मेरे साथ थे, दीगर हमारे साथी थे। मैं सेक्रेटरी साहब से पूछा आपको बिल पता है? कहना मुझे भी नहीं पता है। तो इन्होंने ऑफिशियली इजलास शुरू होने तक इस बिल की खबर नहीं लगने दी। हम जो कहते हैं कि सिंध में डेमोक्रेसी इन डेंजर या सिंध में जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है, इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। और ये वो वाहिद असम्बली है जिसके पास किए गए रूल्स को सुप्रीम कोर्ट ने फारिग किया है। तो जैसा जावेद हनीफ भाई ने कहा, हम चैलेंज करेंगे, चूँकि ये काफ़ी तरीके से बजाय इसके कि सेक्शन 140A जिसकी सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशंस लगी हुई, MQM की भी है, हमारी भी है, बजाय इसके कि एम्पावर किया जाए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर नीचे तक आए, इन्होंने मजीद तमाम इख्तियार ले लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद गनी कहते हैं, अगर मैं बराह रास्त हो सकता है तो वज़ीर आज़म क्यों बराह रास्त नहीं हो सकता। 25,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर भी काम कर लिया है। जो इदारा इससे कम तनख्वाह देगा इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये कहते हैं मेयर को बराह रास्त होना चाहिए, आवामी हो जाएगा, तो वज़ीर आज़म को क्यों बराह रास्त होना चाहिए? चीफ मिनिस्टर को क्यों बराह रास्त होना चाहिए?
भाई वो भी तो सूबे का सरबरा होता है, वो भी तो मुल्क का सरबरा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जिसके भी जहन में था वो बिल्कुल ही गलत है। कराची में 22 कौमी असम्बली की सीटें और एक सीट पे अगर बंदा लड़ता है तो पागल हो जाता है, खजल हो जाता है लड़ने के हल्के में फिर के। और आप उसको कह रहे हैं कि 22 कौमी असम्बली के हल्कों पर एक आदमी इलेक्शन लड़े, पूरे शहर से वोट ले, ये इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। हमारी डेमोक्रेटिक शायद जो शऊर है लोगों बहुत बढ़ जाए, पार्टीज मजबूत हो जाएं, फिर जाके कभी होगा। फिलहाल ये मुमकिन ही नहीं है। जिन्होंने जहाँ रखा है वहाँ शहर देख लीजिएगा होता क्या। बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर हुआ, ऐवान में किसी ने बिल की मुखालफत नहीं की। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह का दावा, कहा MQM PTI GDA के पास जाएंगे, अगर मजीद बेहतरी आ सकती है तो अपोजिशन की तरमीम लेंगे। हम चाहते थे कि अपोजिशन की जो अमेंडमेंट्स आई थी उनको कैटर करते, लेकिन आप सब इस बात के गवाह भी हैं कि हमने उन्हें यकीन दहानी भी की कि जो आपकी अमेंडमेंट है उनको हम लेंगे और उस पर बेहतरी लाएंगे उसमें मज़ीद, क्योंकि अगर सबकी सोच सबकी उसमें आ जाती हैं सजेशंस तो एक चीज़ को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। लेकिन हमने कहा कि बिल को इंट्रोड्यूस होने दें। जब हम वो इंट्रोडक्शन और बिल पे ही थे तो इन्होंने आपके सामने हैं जिस तरह का रवैया रखा, लेकिन उसके बावजूद मेरी अभी भी और सईद भाई की उनसे बात हुई है कि हम खुद आपके पास आएंगे, PTI के पास, MQM के पास, GDA के पास, TLP और जमायत इस्लामी के पास भी, कि अगर कुछ इस तरह की मज़ीद उसमें कोई बेहतरी लाई जा सकती है, कोई सजेशंस हैं तो वो हम ज़रूर उसमें इंक्लूड करेंगे ताकि मज़ीद बेहतरी आए। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी है। PTA ने फी मिनट मोबाइल कॉल रेट 70 पैसे से कम करके 50 पैसे कर दी है। इतलाक 1 जनवरी 2022 से होगा। 1 जुलाई 2022 से मोबाइल रेट में मजीद 10 पैसे की कमी आ जाएगी। आपको बता रहे हैं मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी है। मजीद जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने बड़ा फैसला किया और PTA ने मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले कॉल रेट में कमी कर दिया। फी मिनट मोबाइल कॉल जो 70 पैसे थी वो कम करके यानी 20 पैसे कम किया और 50 पैसे फी मिनट कर दिया। और फैसला जो तमाम टेली कम्युनिकेशन कंपनी मुशावरे से किया गया है। और ये भी कहा है कि फी मिनट मोबाइल कॉल पर 20 पैसे कमी का इतलाक 1 जनवरी 2022 से होगा। इसके साथ ही 1 जुलाई 2022 से मोबाइल रेट में जो है मजीद 10 पैसे कमी होगी, जिसके बाद 40 पैसे हो जाएगी। उसका इतलाक जो है 1 जुलाई 2022 से किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू करने का फैसला कर लिया है। सूबे भर के लिए 300 एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी, जबकि मंसूबे पर 253 मिलियन लागत आएगी। महकमा बहाली सिंध एम्बुलेंसेज खरीद के महकमा सेहत के हवाले करेगा। महकमा सेहत एम्बुलेंसेज अमन फाउंडेशन को फराहम करेगा। सिंध सरकार ने महकमा बल्दियात में 17 ग्रेड की 1300 खाली असामियों पर नई भर्तियां करने का फैसला कर लिया है। महकमा बल्दियात की सिफारिश के बाद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने नई भर्तियों का ऐलान कर दिया है। नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। भर्तियों में अकलियतों और खातीन कई मखसूस असामियां भी शामिल हैं। नई भर्तियों के लिए दरखास्तें ऑनलाइन मौसूल की जाएंगी। 28 नवंबर तक नई भर्तियों के लिए दरखास्तें अरसाल की जाएंगी। टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे, मुशीर खजाना शौकत तरीन ने बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बजट में दी गई छूट पर नजरसानी की जा रही है। इस वक्त हमारा रुपया 10 रुपए अंडर वैल्यू है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। में कुछ कहा है तो वो टैक्सेस वगैरह के बारे में, टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे। IMF जो है वो का मुआहदा नहीं हुआ तो उसकी वजह से मतलब IMF का मुआहदा भी हो गया। फिर लोगों ने कहा जी देखें जी क्योंकि जो है इन्फ्लेशन थोड़ी ज़्यादा है, डिस्काउंट रेट जो है उसको भी 1.5% बढ़ा दिया गया। तो इस वक्त जो हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं हमारा रुपया जो है 166, 167, 165 के करीब होना चाहिए। लेकिन वो 176 पे अगर इंटर बैंक में आ रहा है तो इसका मतलब वो हमारा रुपया जो है वो तकरीबन 10 रुपये जो है वो अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड क्यों है? वो इसलिए है कि हमारे स्पेकुलेटर उसको कर रहा है। अफवाहें कुछ ये भी आ रही हैं कि जी ये रुपया जो है ये डीमोनेटाइज हो जाएगा। कोई ऐसी चीज़ हम नहीं हरकत करेंगे जिसके से कोई मतलब किसी कॉन्फिडेंस में ये वो रद्द बदल हो। मुझे याद है मैं पहली दफ़ा भी जब फाइनेंस मिनिस्टर बना था
तो तब भी ये अफवाहें होती थी कि जी लॉकर सीज हो जाएंगे, फलान हो जाएगा। और मैंने उस वक्त एक बयान दिया था, मैंने कहा ओवर माई डेड बॉडी। आज भी मैं वो ये आपको कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी हमारी, अगर एटलीस्ट ऑन माई वॉच, जिसके बीच में डिस्टॉर्शन क्रिएट करेंगे हम मार्केट में, कि ये रुपया दूसरी साइड पे जाएगा। हम कोई ऐसे इकदाम करें जिसको दूसरी साइड पे जाएगा, और जब जाएगा तो उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी। तो यो इस किस्म की स्पेकुलेशन में ना घुसे, बिकॉज ये उनके लिए ठीक नहीं होगा कि रुपया दोनों साइड पे मूव करेगा। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कराची की रोशनियों को बहाल किया जा रहा है, तो उस तरीके से कराची वालों के लिए जो इंटरटेनमेंट की ज़रूरत है उसको हम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये जगह बड़ी खूबसूरत जगह इसलिए है कि समंदर भी है आपके पास, एक अर्बन फॉरेस्ट भी है यहाँ पे, और एक बड़ा ओपन एरिया है जहाँ पर लोग आएँ, अपनी गाड़ियों में बैठें, मूवी को एंजॉय करें, और बड़ा अच्छा खाने की भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। तो एक क्वालिटी इंटरटेनमेंट कराची वालों को दी जा रही है। और पॉइंट ऑफ व्यू यही है बेसिकली कि हमारी जो कराची वालों की ओपन स्पेसेस थी, अर्बन स्पेसेस थी, उसको एक बार फिर सिक्योर किया जाए, उसको रिट्रीव किया जाए, और कराची वाले उसको एंजॉय कर सके अपनी फैमिलियों के साथ। और जो हल्ला गुल्ला जो कराची की रौनकें थी वो इंशाल्लाह एक बार फिर इस शहर में आनी शुरू हो गई हैं। सर मुस्तफ़ा कमाल ये कह रहे हैं कि कराची के जो इख्तियारात हैं, 3 सीटें लेने के बावजूद पीपल्स पार्टी उसके ऊपर काबिज़ है। बाकी सिंध हुकूमत काबिज़ है उसके ऊपर? मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास तो एक भी सीट नहीं है, फिर तो उनको बात ही नहीं करनी चाहिए। छोड़ दें यार इन चीज़ों को। मैं समझता हूँ ये तफरीक की सियासत में इस शहर का नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ कि मेरे पास इस शहर की कोई सीट शायद ना हो, लेकिन ये शहर मेरा उतना ही है जितना उन लोगों का है जो सीट लेकर आए हैं। बुनियादी तौर पर लोगों को अब इख्तियारात से निकल कर ज़िम्मेदारी का सोचना चाहिए। और वो KMC जो माजी में इख्तियारात का रोना रोती थी, वो KMC जो कहती थी कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, आज आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत ये जो इवेंट है ये KMC ने ऑर्गेनाइज़ किया है, और कराची वालों के लिए एक बड़ा खूबसूरत इजाफ़ा है। और मैं समझता हूँ अगले 4-5 हफ्ते जब ये फेस्टिवल चलेगा तो लोगों को नज़र आएगा। और ये मैं ऐलान करना चाहूँगा कि ये नहीं है कि एक जगह पे स्टार्ट करके ख़त्म कर देंगे। इस तरह की और बहुत सारी बड़ी अर्बन स्पेसेस हमारे शहर में मौजूद हैं, जिसको मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए। आप तमाम दोस्तों को याद होगा कि वर्ल्ड कप जब ये हो रहा था उसमें हमने कराची के जो पार्क्स थे, चाहे सफारी पार्क हो, हिल पार्क हो, एम्प्रेस मार्केट हो, यही जगह हो, हमने नाज़माबाद 4K का पार्क हो, मुख्तलिफ़ मकामात पर हमने लाइव क्रिकेट मैचेस कराए थे। और आपने देखा कितना बड़ा जम्मे गफ़ीर था आवाम का जो कि मैच देखने के लिए आए। तो मुझे खुशी होती है कराची वाले भी गवर्नमेंट की इस इनिशिएटिव को ओन करें, और वो KMC जो माजी में कहती थी कि मेरे पास कुछ नहीं है, वही KMC उन्हीं इख्तियारात में, उन्हीं वसाइल को बरूए कार लाते हुए आज कराची वालों की और कराची की खिदमत कर रही है। सर कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर आ सकती हैं और इसका कितना टिकट होगा? गालिबन 150 गाड़ियाँ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आ सकती हैं। उसके साथ साथ बैठने की भी जगह है, जो वॉक इन लोग आना चाहेंगे। इसका गालिबन 1000 रुपये पर गाड़ी का टिकट होगा। उस गाड़ी में 2 लोग हों, 4 लोग हों, 5 लोग हों, 6 लोग हों, 8 लोग हों, वो आए। मैं समझता हूँ कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट है, जो हेल्दी इंटरटेनमेंट है वो नज़र आ रही है। मैं तो लोगों को ये कहूँगा कि मूवी भी इंजॉय करें, मूवी के साथ खाना भी इंजॉय करें, और जो हमने समंदर पे खूबसूरत अर्बन फॉरेस्ट बनाए उसके ऊपर भी चहलकदमी करें, ताकि जो खाना खाया वो हज़म हो जाए। ये 6:30 ऑनवर्ड जी, ताकि चूँकि ड्राइव-इन सिनेमा अंधेरे में होता है तो शाम ढलने के बाद। अच्छा, बड़ा अच्छा ये इवेंट है, बहुत ज़बरदस्त इवेंट है। लेकिन जहाँ एक तरफ ये खुशियाँ हैं तो वहीं आपको मालूम है नस्ला टावर का मामला है, वहाँ पर दुख ही दुख है। अदालत के हुक्म पर आप तो अमल दरामद करा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं उनका बहुत बुरा हाल है। आप हुक्म कीजिए, मैं क्या करूं? आप बताइए क्या कर पाएंगे आप? मैं अदालत के हुक्म के बाद क्या कर सकता हूं? आप ये कर सकते हैं कि उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, मुझे दिए जा सकते हैं। मुझे अदालत ने पैसे के हवाले से भी कह दिया कि जो बिल्डर था उसको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि हम तो हद्दुल इम्कान कोशिश की है सिंध हुकूमत ने कि इस चीज़ को रिजॉल्व किया जा सके, ताकि वो जो लोग हैं जिनका नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना हो। जिस शख्स ने ज़्यादती की है, जिस शख्स ने वो गलत काम किया, उसको पकड़ें, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। लेकिन जो लोग जिन्होंने अपनी, और मैं समझता हूँ ये मिडिल क्लास के वो लोग हैं जो कि कहीं जा भी नहीं सकते, इनके लिए बड़ा सफ़ेद पोश लोग हैं, इनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की। मैं तो आज भी कहना चाहूँगा, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट के सामने हाथ जोड़ के विनती करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे अपने शहर के लोग हैं, मेरे अपने जानने वाले हैं, मेरे अपने लोग हैं। तो जो मैं कर सकता हूँ मैं करने की हद्दुल इम्कान कोशिश करूँगा। लेकिन अगर अदालती फ़ैसला है मेरे भाई, तो उस फैसले के बीच में मैं नहीं आ सकता। आज नईम रहमान साहब आए थे,
नईम उर रहमान साहब ने अगेन बात करने की कोशिश की, बट अदालत का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने था। इसी तरह हमारे पार्टी के और लोगों ने जो बात की थी उनके बारे में भी आपको पता है। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है, लेकिन बहैसियत एक आईनी हुकूमत के, कानूनी हुकूमत के, अदालत का जो फैसला है उसके सामने आपको सर झुकाना पड़ता है। जगह देने के हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकी, या फिर उनको फ्लैट दिए जाएं, या फिर कोई उनके लिए बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि इस वक्त मैं कह रहा हूँ अगर आप अदालती फैसला देखेंगे उसमें कहा है ये जिम्मेदारी जो बिल्डर है उसके ऊपर डाली गई है। जी अच्छा, वफाक हुसैन में हमने देखा कि काफ़ी कई कामों को लेकर नहमत छीन रही है, खिलाफत कर रहे हैं। आज वफाक के कुछ नुमाइंदे भी आपके साथ मौजूद हैं, इसमें कोई है? भाई वो प्राइवेट सिटीज़न है, वो वफाक के नुमाइंदे थोड़ी होते हैं। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ देखिए, कराची हमारा अपना शहर है ना। अगर एक कराची वाला दूसरे कराची वाले के साथ बैठ के कराची की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए कोई काम करना चाहता है, मैं तो उसको वेलकम करूँगा। और मैं समझता हूँ कराची के किसी मसले को हल करने के लिए मुझे किसी के साथ भी बैठना पड़ा, मैं बैठूँगा। पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है कि ये शहर किसी एक शख्स का नहीं है, किसी एक जमात का नहीं है, ये कराची में बसने वाले हर कराची वाला का है। तो हम सब मिलकर काम करेंगे तो बेहतर अंदाज से इस शहर की भी खिदमत हो पाएगी, इस सूबे की भी खिदमत हो पाएगी, और इंशाल्लाह इस मुल्क की भी खिदमत हो पाएगी। लास्ट ये हैदराबाद में होने चाहिए बड़े शहर। इंशाल्लाह मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान भर में होना चाहिए। आज मैं ट्विटर पे देख रहा था, मुझे लोगों ने कहा इस्लामाबाद में भी होना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा इमरान खान साहब की हुकूमत को कि ज़रा इस्लामाबाद में भी काम करना शुरू कर दें। थैंक यू, शुक्रिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। डॉलर फिर महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा होकर 175 रुपए 46 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 179 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। डॉलर की ऊंची उड़ान रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 52 पैसे महंगा होकर 176 रुपए 50 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ताहम कारोबारी इख्तिताम पर डॉलर 1 रुपए 4 पैसे फिर नीचे आ गया और 175 रुपए 46 पैसे पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई 2021 को इंटरबैंक में डॉलर 152 रुपए 28 पैसे पर था। 6 माह में डॉलर 23 रुपए 18 पैसे महंगा होने से पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों का बोझ 2900 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एमडी फारूक खान डॉलर की कदर को कंट्रोल करना जरूरी करार दिया। जिस तरह ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हैं, कमोडिटीज प्राइसेस, सारी डेवलपिंग कंट्री जो भी इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं ऑयल वगैरह की, उनकी करेंसी अंडर प्रेशर आई। तो अगर आप डॉलर को देखें तो डॉलर स्ट्रांग हुआ है सारी करेंसीज के अगेंस्ट, सिर्फ रुपी के अगेंस्ट नहीं। तो यहाँ पे दो चीजें हुई हैं, सिर्फ रुपी की वीकनेस नहीं है, डॉलर की स्ट्रेंथ भी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर अहमद चुनाई भी डॉलर की बढ़ती कदर पर तशवीश का इजहार किया। बोले अगर इसे काबू ना किया तो महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। देखिए जाहिर है जब डॉलर बढ़ता है तो इकनॉमी वीक ज़रूर होती है, प्रेशर ज़रूर आता है, लेकिन दो चीज़ें इसमें अहम हैं। एक कल रात को फवाद चौधरी साहब का ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब से जो है जो $3 बिलियन आना था वो फाइनलाइज हो गए और सारे अरेंजमेंट्स, और इस हफ्ते में वो ट्रेंच आ जाएगी। प्लस ये भी इस हफ्ते न्यूज़ थी कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो IMF के साथ हो गया है। उधर ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपए महंगा होकर 179 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। यूरो 1 रुपए महंगा होकर 200 रुपए और बरतानवी पाउंड 50 पैसे महंगा होकर 237 रुपए में मिलने लगा है। हुकूमत जितने चाहे बड़े दावे कर दे, गाड़ी बनाने वाली कंपनियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। नई गाड़ियों की डिलीवरी 3 माह में देने की पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। मजीद तफसीलात राना अयाज की इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए छोटी गाड़ियों की कीमतों में कमी तो की, मगर गाड़ी बनाने वाली कंपनियों ने आवाम को रिलीफ ना पहुंचाया। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद कहते हैं हुकूमत ने कंपनियों को गाड़ी की कीमत मजीद ना बढ़ाने का पाबंद नहीं किया। पिछले 40 साल के अंदर बदतरीन ये दिन जा रहे हैं कि सिंगल ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो कंपनी प्राइस में हो। हर गाड़ी के ऊपर, चाहे टोयोटा हो, होंडा हो, सुजुकी हो, इवन जो नई गाड़ियां कुछ आई हैं उनके ऊपर भी ब्लैक मार्केट उरूज पर है। HM शहजाद का कहना है मुशीर खजाना की तरफ से आवाम को दिए गए टैक्स रिलीफ वापस ले लिया जाएगा। देखें, हुकूमत ने 2.5-3 महीने पहले टैक्सेस की रिलीफ दी थी, पब्लिक को गाड़ी मिल जाए, लेकिन अभी वो टाइम ही नहीं आया, पब्लिक को गाड़ी नहीं मिली, कीमतें बढ़ा दी गई हैं और एक बहुत बड़ा अमाउंट बढ़ाया है। सार्फिन का कहना है हम गाड़ी तो बुक कर लेते हैं मगर कई माह गुजर जाने के बाद भी कंपनियां गाड़ी नहीं देती। मैंने कल्टस बुक करवाई थी आज से तकरीबन कोई 3 महीने पहले, और स्टिल जो है वो मुझे अभी तक उसकी डिलीवरी नहीं मिल सकी। पहले इन्होंने मुझे कहा कि जी हमने बुकिंग जो है वो बंद कर दी है, फिर किसी दूसरे सोर्स से कहलवाने के बाद खैर इन्होंने मेरी गाड़ी बुक कर दी, लेकिन 3 महीने गुजर गए, अभी तक मुझे जो है वो इसकी डिलीवरी नहीं मिल सकी। गाड़ियों की पार्ट्स की मद में सालाना $1 अरब 60 लाख और नई गाड़ी की इंपोर्ट में $2 अरब मुल्क से बैरून मुल्क भेज दिए जाते हैं। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के हमरा अयाज राना, सिटी 21।
सीएनजी स्टेशंस को 24 घंटे के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। इतवार की सुबह से लेकर सोमवार की सुबह तक सीएनजी स्टेशंस बंद रहेंगे। सीएनजीसी और एसएसजीसी ने सिंध और बलूचिस्तान में गैस लोड मैनेजमेंट का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान में तमाम सीएनजी स्टेशंस इतवार की सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए बंद होंगे। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के शोबा दंदान साजी ने पाकिस्तान में पहली मरतबा वर्चुअल रियलिटी VR डेंटल सिमुलेटर मुतारिफ करवा दी है। जदीद टेक्नोलॉजी से न सिर्फ दंदान साजी की तालीम के मेयार में इजाफा होगा, बल्कि पाकिस्तान में ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी को टेक्नोलॉजी लीडर बनाने में मददगार भी साबित होगा। ये पाकिस्तान में पहली बार किसी यूनिवर्सिटी में 3D वर्चुअल डेंटल सिमुलेटर्स आए हैं। इसमें स्टूडेंट्स को वो तालीम दी जाएगी जो आम तौर से मुहैया नहीं थी। ये सब डिजिटल है और ये सब 3D है। और हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि वर्ल्ड क्लास डेंटिस्ट प्रोड्यूस करें जो बाहर जाके काम कर सकें और जिनके एग्ज़ाम पास करने में आसानी हो, यानी एक्सपोर्टेबल मैन पावर हम बनाएं ताकि पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो इन एजुकेशन। कराची क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सदर प्रोफेसर इजाज अहमद फ़ारूकी का कहना है कि PCB का डोमेस्टिक क्रिकेट का ढांचा कामयाब नहीं, कराची की क्लब क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। हकीकत है कि अभी एक्टिविटीज़ बहाल नहीं हुई हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये गैप लंबा हो गया तो उससे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो मैं PCB के चेयरमैन साहब से यही दरख्वास्त करूंगा कि इसको जल्द से जल्द ओरिजिनल हालत में बहाल किया जाए और एक्टिविटीज़ नज़र आएँ। सब मुंतज़िर हैं, सब इसी तवक्को पर थे कि जब रमीज़ राजा साहब चेयरमैन बन रहे हैं तो ये तमाम एक्टिविटीज़ फिर से बहाल हो जाएंगी, मगर चूँकि अभी तक नहीं हो पाई हैं तो हमारी ख्वाहिश ये है कि जल्द से जल्द इसको बहाल करें और एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। खबरें आपने जानी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।